नमस्कार विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं इस मानव आकृति में हम देख सकते हैं। यहाँ है ये कंठ, मैंने यहाँ दिखाया है। उसके बाद जो कंठ से ऊपर का हिस्सा होता है, पहले भी मैंने बताया था आपको जब स्वर किए थे उच्चारण स्थान के आधार पर, तब भी मैंने ये ऐसी आकृति बनाई थी। तो जो कंठ से ऊपर का हिस्सा होता है उसे हम तालु बोलते हैं। तालु के जो आगे का हिस्सा होता है और दंत से जो पीछे का हिस्सा होता है उसे हम कठोर हिस्से को मुर्दा बोलते हैं। उसके बाद नासिका नाक को बोलते हैं, और दंत हमारे जो दांत होते हैं, और उसके बाद ओष्ठ। ठीक है, तो ये है उच्चारण स्थान, और ये यहाँ मैंने वर्ग लिख रखा है। ये उच्चारण स्थान, व्यंजन और व्यंजन का नाम। तो देख लेते हैं हम वर्ग में, मतलब ये कचटतप जो विधि थी ये आपको याद रखनी है। इसको याद करने से आपका जो क्रम है हमेशा ठीक रहेगा। इसमें क्रम है वो ऊपर नीचे कभी नहीं होगा। तो कचटतप विधि से मैंने यह लिखा हुआ है। के का मतलब क वर्ग, च का च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, तो क वर्ग देख लेते हैं। क वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आएंगे और उच्चारण स्थान क्या रहेगा। क वर्ग है वो कंठ होता है। कंठ में कौन कौन से हैं व्यंजन, क, ख, ग, घ, अंग, विसर्ग और ह। ये सारे किस में आएंगे, कंठे में आएंगे। कंठ से उच्चारित होते हैं इसलिए इनको कंठे बोलते हैं। और जो तालु से उच्चारित होते हैं, च वर्ग ये है, और तालु से ये उच्चारित होते हैं व्यंजन कौन कौन से हैं, च, छ, ज, झ, य, य और श। इनको क्या बोलते हैं, तालव्य बोलते हैं, तालव्य व्यंजन बोलते हैं। उसके बाद आता है ट वर्ग। ट वर्ग और उच्चारण स्थान क्या रहेगा, मुर्दा, वही कठोर हिस्सा। उसमें कौन कौन से जो वर्ण उच्चारित होते हैं मुर्दा से, ट, ठ, ड, ड़, ण, र और श। ये सारे के सारे मुर्दा से उच्चारित होते हैं, इसलिए इनको मूर्धन्य व्यंजन बोलते हैं। उसके बाद आता है त वर्ग। त वर्ग और उच्चारण स्थान रहेगा हमारा दंत। स्वर थे वो दंत की श्रेणी में नहीं आते हैं, ये वहाँ मैंने नोट भी लगवाया था। तो व्यंजन है वो दंते होते कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। दंत से कौन कौन से व्यंजन उच्चारित होते हैं, तो थ, द, ध, न, ल और स। ये सारे के सारे दंत से उच्चारित होते हैं। जब आप इनका उच्चारण करोगे, इन व्यंजनों का उच्चारण करोगे, तो आपकी जो जीभ है वो दांतों को स्पर्श करेगी, जैसे तो, थ, द, ध, न, ल, स। ये सारे के सारे क्या हैं, दंते व्यंजन है। उसके बाद प वर्ग। प वर्ग है और उच्चारण स्थान हमारा रहेगा ओष्ठ। ओष्ठ से जो उच्चारित होते हैं वो कौन कौन से स्वर हैं, प, फ, ब, भ, म। ये सारे के सारे जब आप उच्चारित करोगे इन व्यंजनों को, तो आपके जो होंठ हैं उनका इसमें यूज होगा, ओष्ठ का यूज होगा। और प, फ, ब, भ, म ये सारे के सारे कौन से ओष्ठ हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नासिका। नासिका वे व्यंजन जो कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंते और ओष्ठ के साथ साथ नाक से भी उच्चारित होते हैं, उनको हम नासिक व्यंजन, नासिकीय व्यंजन बोलते हैं। कौन कौन से हैं, अंग, ञ, ण, न और म। ये सारे के सारे क्या हैं, नासिकीय व्यंजन है। उसके बाद बात करते हैं हम दंतोष्ठ की। दांत और ओष्ठ दोनों के मेल से जो उच्चारित होता है जो व्यंजन, वो क्या है, व। ये है वह व्यंजन है जो उसे हम दंतोष्ठ बोलते हैं। अब जो व्यंजन का वर्गीकरण है वह है उच्चारण विधि के आधार पर। तो उच्चारण विधि के आधार पर जो व्यंजन हैं वो कौन कौन से हैं, तो पहला है स्पर्शी। स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से हैं देख लेते हैं, क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, म। ये सारे के सारे क्या हैं, स्पर्शी व्यंजन हैं। जब व्यंजन की शुरुआत की थी तब मैंने आपको बताया था स्पर्श व्यंजन, वो क से लेकर म तक होते हैं, वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम संघर्षी। जिन व्यंजनों के उच्चारण करने में हमारी ऊर्जा खपत होती है या हमें संघर्ष लगता है, तो संघर्ष होता है और मुंह से या ऊष्मा निकलती है, भाप निकलती है, उसे हम संघर्षी की श्रेणी में रखें। कौन कौन से हैं, श,
स्व, स और ह, ये सारे के सारे क्या हैं, संघर्षी व्यंजन हैं। अब बात करते हैं संघर्षहीन। संघर्ष मतलब कोई भी संघर्ष या घर्षण नहीं होता है, तो वो व्यंजन कौन कौन से हैं, ये और वह, इनको हम क्या बोलेंगे, संघर्षहीन व्यंजन बोलेंगे। अब बात करते हैं हम स्पर्श संघर्षी। स्पर्श यानी हमारे जो स्वर तंत्र है उनको स्पर्श भी करता है और हमें थोड़ी ऊर्जा भी लगती है, हमारी थोड़ा संघर्ष भी होता है उनका उच्चारण करने में। तो कौन कौन से हैं, च, छ, ज, झ, ये सारे के सारे क्या हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन हैं। उसके बाद बात करते हैं हम पार्श्विक। पार्श्विक का मतलब क्या होता है, हमारे मुंह के अंदर जीभ की जो दोनों बगल होती हैं उनको पार्श्विक बोलते हैं। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारे दोनों बगलों से जो हमारी प्राणवायु है वो निकलती है। तो पार्श्विक जो व्यंजन है वो कौन सा, ल। अगर ल को उच्चारण करते हैं ल को, तो हमारे जो साइडों से, हमारे बगलों से जो है वायु वो निकलती है, तो इसलिए इसको पार्श्विक व्यंजन की श्रेणी में रखा है। उसके बाद बात करते हैं हम लुंठित, परकंपित, द्विपृष्ठ। इन सभी का मतलब क्या है, जो मतलब जिस वर्ण का, जिस व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो थोड़ी कंपन होती है, ठीक है। जैसे आप र का उच्चारण करके देख लीजिए, र, तो इसमें द्विपृष्ठ यूँ लगेगा जैसे हमारी जो जीभ है वो दो बार बोल रही है, दो बार उच्चारण कर रही है। और इसमें कौन सा आएगा, लुंठित, प्रकंपित और द्विपृष्ठ में आएगा र। अब है आगे उत्क्षिप्त या ताड़नजात। उत्क्षिप्त का मतलब क्या होता है, फेंकना। इसमें क्या होगा, जब हम इनका उच्चारण करते हैं, इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, तो जो हमारी जीभ है वो एकदम से हम फेंक के मारते हैं, यानी यूँ टकराती है एकदम से। तो अब देख लीजिए उत्क्षिप्त और ताड़नजात कौन कौन से, अड़, इनको उच्चारण करके आप देख लीजिए, आपको ये पता चलेगा, अड़ और अड़, ये क्या है, उत्क्षिप्त या ताड़नजात व्यंजन है। उसके बाद बात करते हैं हम नासिकीय। नासिकीय मैंने पहले भी बताया था आपको, जो पंचम वर्ण हैं जो वो नासिकीय व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। देख लेते हैं, अंग, ण, न और मैं, ये सारे के सारे क्या हैं, नासिकीय व्यंजन हैं। अब बात करते हैं हम ग्रहित व्यंजन। ग्रहित व्यंजन का मतलब क्या होता है, वह व्यंजन जो वे व्यंजन भी होते हैं और जो शब्द भी होते हैं जो हमने दूसरी भाषाओं से ग्रहण किए हों। तो कौन कौन से हैं, ख, घ, ज, फ, ओ। जैसे हम बोलते हैं गज़ल, गज़ल के नीचे एक जो बिंदी लगी होती है, इस बिंदी को हम क्या बोलते हैं, नुक्ता। और ये नुक्ता जब लगा होगा तो ये हमारी भाषा वो दूसरी हो जाएगी। ये अरबी और फ़ारसी जो भाषाएं होती हैं वहाँ से हमने ये व्यंजन ग्रहण किए हुए हैं। जैसे डॉक्टर हम बोलते हैं, डॉक्टर के ऊपर जो चिन्ह लगा होता है ओ का, तो वो चीज़ हमने दूसरी भाषा से ग्रहण किए हैं। अब देखते हैं गौस्तव या कंपन के आधार पर व्यंजन। ये दो प्रकार के होते हैं, अघोष व्यंजन और सहघोष व्यंजन। अघोष और सहघोष का अर्थ क्या होता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय कंपन होता है, घोष होता है, तो उन्हें हम घोष या सहघोष व्यंजन कहेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में मतलब कंपन उत्पन्न नहीं होता है या घोष उत्पन्न नहीं होता है, उन्हें हम अघोष व्यंजन कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का, जैसे क वर्ग, च वर्ग है ना, उसके प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण किस में आएगा, अघोष वर्ण की श्रेणी में आएगा, अघोष व्यंजन होंगे। प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण तथा श, स, ये सारे के सारे अघोष वर्ण होते हैं। अब बात करते हैं सघोष वर्ण या व्यंजन की। प्रत्येक वर्ग का, ये यहाँ दो, एक और दो आ गए, इसके अलावा 3, 4, 5 जो तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण है वो, इसके अलावा य, र, ल, व और है भी इसी में आएगा, सघोष व्यंजन में आएगा। इसके अलावा सभी स्वर घोष वर्ण होते हैं। वायु या श्वास के आधार पर व्यंजन। प्राणवायु या श्वास के आधार पर दो प्रकार के व्यंजन होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। ये W की आकृति बनाई है, इसमें मैंने लिख दी है, जो संख्या लिखी है 1, 2, 3, 4, 5। ये जो ऊपर की जो संख्या है 1, 3 और 5, ये अल्पप्राण, और जो नीचे की संख्या है 2 और 4,
ये किस में आएंगे, ये महाप्राण में आएंगे। तो हम अल्पप्राण और महाप्राण की परिभाषा और कौन कौन से वर्ण इसमें आते हैं वो देख लेते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास हमारा कम लगता है, जो हमारी प्राणवायु है वो कम लगती है, उन्हें हम अल्पप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, जैसे क वर्ग है, क वर्ग का पहला क, दूसरा ख आता है, तीसरा क्या रहेगा ग, और पांचवा अंग, यानी पहला, तीसरा और पांचवा तो अल्पप्राण में आएंगे और दूसरा और चौथा वो महाप्राण में है, वो आगे देखेंगे अपन। तो पहला, तीसरा, पांचवा, इसके अलावा य, र, ल, व तथा सभी स्वर होते हैं वे अल्पप्राण में आते हैं। जी अब है बात करते हैं महाप्राण की। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास अधिक लगता हो उन्हें हम महाप्राण की श्रेणी में रखेंगे। कौन कौन से वर्ण आते हैं वो देख लेते हैं हम। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा तथा श, स, स और ह वर्ण सारे महाप्राण में आते हैं।